स्वागत है आपका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास में। देखिए लास्ट तो क्लास थी, उस क्लास में अपन ने जो पढ़ा था वो जो थे वो पोषकता जो है या पोषक तत्वों की जो प्राप्यता है उनको प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे। उसके बाद की जो क्लास का जो टॉपिक था वो था मृदा की प्रतिशत बेस संतृप्ति या प्रतिशतता बेस संतृप्ति, परसेंटेज बेस सैचुरेशन ऑफ सोइल। मृदा की प्रतिशतता बेस संतृप्ति, मृदा की प्रतिशतता बेस संतृप्ति भी जो है ना वो भी बहुत अच्छा फैक्टर है जो पोषक तत्वों की प्राप्यता को प्रभावित करता है। तो सबसे पहले ये चीजें मैं लिख रखी है, ये मैं आपको करवा दूंगा, उसके बाद इसको समझाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैंने इसको पहले से लिख दिया ताकि आप उतार सको। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो मृदा की प्रतिशतता बेस संतृप्ति, मृदा की प्रतिशतता बेस संतृप्ति। इसे कई बार प्रतिशतता बेस संतृप्ति की जगह सीधा प्रतिशत बेस संतृप्ति भी बोलते हैं, एक ही बात है। प्रतिशत बेस संतृप्ति, तो आप हेडिंग डालो मृदा की प्रतिशतता बेस संतृप्ति या मृदा की प्रतिशत बेस संतृप्ति, प्रतिशतता बेस संतृप्ति या प्रतिशत बेस संतृप्ति। ठीक है, सबसे पहले इसकी परिभाषा जो लिखी हुई बोर्ड में वो लिखा देता हूँ, फिर समझाऊंगा बाद में। लिखिए बेस संतृप्ति बेस संतृप्ति कुल विनिमय भस्मों, यही भस्म है जो विनिमय करते हैं। प्रतिशत बेस संतृप्ति कुल विनिमय भस्मों, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम तथा पोटेशियम, ये चार है। तो बेस संतृप्ति कुल विनिमय भस्मों, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम तथा पोटेशियम, जिन्हें अधिशोषित कुल धनायनों या धनायन विनिमय क्षमता की प्रतिशतता के रूप में व्यक्त किया जाता है। जिन्हें अधिशोषित कुल धनायनों या धनायन विनिमय क्षमता की प्रतिशतता के रूप में व्यक्त किया जाता है को प्रदर्शित करते हैं, को प्रदर्शित करते हैं। इसके साथ लिखो यह प्रतिशत बेस संतृप्ति, यह प्रतिशत बेस संतृप्ति धनायन विनिमय क्षमता की वह प्रतिशतता है, यह प्रतिशत बेस संतृप्ति धनायन विनिमय क्षमता की वह प्रतिशतता है जो कोलोइड संकीर्ण पर विनिमय भस्मों से संतृप्त होती है, जो कोलोइड संकीर्ण पर विनिमय भस्मों से संतृप्त होती है, विनिमय भस्मों से संतृप्त होती है। इसे निम्न सूत्र से प्रदर्शित करते हैं, इसे निम्न सूत्र से प्रदर्शित करते हैं। लिखो प्रतिशत बेस संतृप्ति बराबर, प्रतिशत बेस संतृप्ति बराबर कुल विनिमयशील भस्म, प्रतिशत बेस संतृप्ति बराबर कुल विनिमयशील भस्म, और ब्रैकेट में लिखोगे सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। देखो प्रतिशत बेस संतृप्ति बराबर कुल विनिमयशील भस्म और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है सेंटीमोल प्रति किलोग्राम अपॉन धनायन विनिमय क्षमता, धनायन विनिमय क्षमता को CEC बोलते हैं, कैटायनिक एक्सचेंज कैपेसिटी, CEC, धनायन विनिमय क्षमता CEC, और ये भी क्या है सेंटीमोल प्रति किलोग्राम into 100, सेंटीमोल प्रति किलोग्राम into 100। ठीक है, और इस सूत्र को प्रदर्शित करने के लिए अपन ने प्रतिशत बेस संतृप्ति को V से दर्शा दिया, तो V इक्वल टू S अपॉन T इंटू 100, V इक्वल टू S अपॉन T इंटू 100। और ये लिख लेना V प्रतिशत बेस संतृप्ति S कुल विनिमयशील भस्म
और T धनायन विनिमय क्षमता CEC, धनायन विनिमय क्षमता CEC। अब आपके पास 2 मिनट का टाइम है, ये सारा उतार लो, फिर इस चीज़ को समझाएंगे। आज की क्लास में अपना यही टॉपिक रहेगा। उतार लीजिए फटाफट। उतार लो। ये मैंने इसलिए लिखा दिया क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, तो सबसे पहले अपन लिख के छोड़ लिया। अब मैं इसको समझाऊंगा कि ये है क्या और क्या कहना चाहता है। जब हम CEC पढ़ चुके हैं तो अलग से हमें प्रतिशत बेस संतृप्ति पढ़ने की क्या आवश्यकता है। उतार लिया। चलो अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मृदा की प्रतिशत बेस संतृप्ति। अब समझने का काम है, ठीक है ना। देखो अब समझिए, जिन्हें ये लैंग्वेज वगैरह समझ में नहीं आई थी वो अब समझेंगे कि क्या कहना चाहते थे, परिभाषा क्या बताना चाहती है। देखो अपना टॉपिक है प्रतिशतता बेस संतृप्ति, और इसको समझने के लिए हमें एक और टॉपिक आना चाहिए, वो है धनायन विनिमय क्षमता CEC, धनायन विनिमय क्षमता, कैटायनिक एक्सचेंज कैपेसिटी। अब देखो जी, कोई भी मर्दा है उसकी धनायन विनिमय क्षमता जो होती है वो उसमें उपस्थित धनायनों की मात्रा को बताती है। ये हम पहले बात कर चुके हैं। उसके पास जितने भी धनायन होंगे ना उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी, धनायन विनिमय क्षमता होगी। तो मैं धनायन विनिमय क्षमता से स्टार्ट करके करता हूँ। CEC सीधा सीधा ये बताती है कि किसी मृदा के अंदर कितने धनायन है, क्योंकि जिसके पास जितने ज्यादा धनायन होंगे, धनायन संतृप्ति जितनी अधिक होगी, उसके धनायन विनिमय क्षमता उतनी ज्यादा होगी कि नहीं होगी। अच्छा जी, इधर तो है धनायन और इधर आ गया बेस। क्या आ गया, बेस। देखो बेस शब्द आया है भस्म से, और भस्म शब्द काम में लिया जाता है क्षारीय। कहां से आता है, क्षारीय। अब देखो जी, धनायन विनिमय क्षमता और प्रतिशत बेस संतृप्ति में इतना ही अंतर है कि धनायन ये नहीं देखता कि वो अम्लीय है या क्षारीय है, जबकि बेस संतृप्ति ये देखती है कि आपका धनायन क्षारीय ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो जी, टोटल मृदा में जो धनायन पाए जाते हैं उनकी बात करते हैं। मृदा में धनायन पाए जाते हैं Ca+2, Mg+2, Na+, K+, H+ और Al+3, ये धनायन मृदा में सामान्य रूप से उपस्थित रहते हैं, ठीक है ना। और इनमें से कोई सा भी धनायन बढ़े या घटे वो सीधा सीधा धनायन विनिमय क्षमता को प्रभावित करता है। अगर किसी मृदा में एल्यूमिनियम आयन बहुत ज़्यादा है और किसी दूसरी मृदा में कैल्शियम आयन बहुत ज़्यादा है, तो हमें ये नहीं देखना कि एल्यूमिनियम ज़्यादा था या कैल्शियम ज़्यादा था, हमें ये देखना था कि धनायन है कि नहीं। और धनायन जितने ज़्यादा होंगे उसकी विनिमय क्षमता उतनी ज़्यादा होगी कि नहीं होगी। ये हो गया ना। अब देखो जी, इन धनायनों में से अगर अपन बात करें जब धनायन विनिमय क्षमता की, तो सभी धनायनों का योगदान आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन जब भस्म की बात करें तो देखो जी, इधर वाले भस्म की श्रेणी में नहीं आते, केवल यही है भस्म। ये किस प्रकार की है बेटा, अम्लीय। कैसे है, अम्लीय। और ये भस्म या भास्मिक यानी कैसे है, क्षारीय। तो बस यहां से अंदर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखो बोर्ड पे देखो, धनायन विनिमय क्षमता। धनायन विनिमय क्षमता उन धनायनों की मात्रा को बताती है
जो धनायन कहाँ उपस्थित रहते हैं, धनायन विनिमय क्षमता उन धनायनों की मात्रा को बताती है जो मृदा में उपस्थित रहते हैं। अब ये धनायन होते हैं दो प्रकार के, कुछ धनायन होते हैं क्षारीय या भास्मिक प्रकृति के, और कुछ धनायन होते हैं अम्लीय प्रकृति के। यदि अम्लीय प्रकृति का धनायन है, यदि अम्लीय प्रकृति का धनायन है तो वो धनायन विनिमय क्षमता में तो योगदान देगा, लेकिन बेस प्रकार का या प्रतिशत बेस संतृप्ति में अपना कोई योगदान नहीं देगा। तो मैंने परिभाषा में आपको लिखाया था तो सिर्फ यही बताया था, ठीक है ना। अब देखो इस चीज को समझ स्टार्ट करते हैं कि अपने पास कुल जो धनायन थे, ध्यान रखना धनायन विनिमय क्षमता में अम्लीय क्षारीय से कोई मतलब नहीं है। कुल जो धनायन थे वो धनायन है दो प्रकार। कुल धनायनों को अपन ने दो वर्गों में बांट लिया। एक वर्ग जो है ना वो आ गया क्षारीय, कैसा आ गया, क्षारीय वर्ग, और एक वर्ग हो गया अम्लीय, कैसा हो गया, अम्लीय। अब यदि अम्लीय धनायन उपस्थित है तो वो मृदा की अम्लीयता को बढ़ाएंगे, ये हो गए अम्ल विनिमय आयन हो गए, या ये धनायन होते हुए भी अम्लता को बढ़ा रहे हैं, और ये हो गए भस्म विनिमय, कैसे हो गए, भस्म विनिमय या विनिमयशील भस्म। मतलब ये टोटल धनायन, ये तो है धनायन विनिमय क्षमता, ये टोटल तो क्या है, धनायन विनिमय क्षमता, और इस सबको तो मैंने क्या नाम दे दिया, CEC, क्या नाम दे दिया, CEC, और इसमें से ये जो हो गए ना इनका नाम दे दिया मैंने विनिमयशील भस्म, क्या नाम दे दिया, विनिमयशील भस्म। अब टोटल में से विनिमयशील भस्म कितने हैं, वो ही क्या होती है, मृदा की प्रतिशत बेस संतृप्ति, मृदा की क्या होती है, प्रतिशत बेस संतृप्ति, ठीक है ना। अब पीछे वाला सूत्र देखिए, मृदा की प्रतिशत बेस संतृप्ति का सूत्र मैंने क्या लिखा था, V, क्या लिखा था, V, और V इक्वल टू क्या था, याद आ रहा है क्या, V इक्वल टू क्या था, कुल विनिमयशील भस्म, कुल विनिमयशील भस्म अपॉन धनायन विनिमय क्षमता इनटू 100। यही तो है समझने वाली चीज, यही तो है कि टोटल जो धनायन थे वो तो होगी धनायन विनिमय क्षमता, और उन धनायनों में से जो क्षारीय धनायन थे वो हो गए विनिमयशील भस्म। तो V बराबर क्या हो गया, कुल विनिमयशील भस्म, जिसे अपन ने S से दर्शाया था, और धनायन विनिमय क्षमता को T से दर्शाया था, तो V इक्वल टू S अपॉन T इंटू 100 आ गया या नहीं आ गया, ठीक है। देखो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतना सा याद रखना है कि अपनी जो भी मृदा है उस मृदा में धनायन उपस्थित रहते हैं, और जितने धनायन है वो किसी भी प्रकार के हो वो कहलाती है धनायन विनिमय क्षमता CEC, उसमें सब प्रकार के धनायन हैं। अब उन धनायनों में से केवल वे धनायन जो क्षारीय प्रकृति के हैं वो कहलाते हैं विनिमयशील भस्म। तो किसी मृदा के कुल विनिमयशील भस्म अपॉन धनायन विनिमय क्षमता इंटू 100 ही क्या हो गया, क्या हो गया, प्रतिशत बेस संतृप्ति। क्यों, क्योंकि बेस संतृप्ति में सिर्फ बेसिक या क्षारीय धनायनों का योगदान है, अम्लीय धनायनों का योगदान नहीं है। हाइड्रोजन या एल्यूमिनियम यदि मृदा में जाते हैं तो वो कैसे न कैसे करके मृदा को अम्लीय ही बनाएंगे, वो बेस की संतृप्ति को नहीं बढ़ाएंगे, वो अम्ल की संतृप्ति को बढ़ाएंगे, और ये जो है ना ये किसको बढ़ाएंगे, बेस की संतृप्ति को, ठीक है ना। अब इसको एक एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है ना, ये आपको लिखना नहीं, लिखाने वाला काम मैं बाद में करूंगा। देखो प्रतिशत बेस संतृप्ति यानी टोटल धनायनों में से बेस धनायन, बेस मतलब क्षारीय धनायन कितने हैं उनकी प्रतिशतता क्या है, प्रतिशत बेस संतृप्ति, यही है। परिभाषा थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बड़ी हुई है, नंबर तभी मिलते हैं जब आप उसी रूप को लिखोगे। अब आपको भले ही आती हो लेकिन परिभाषा होगी वो लिखनी पड़ेगी, इसलिए मैंने सबसे पहले लिखा दी प्रतिशत बेस संतृप्ति, यानी ऐसे समझने की कोशिश करें, बेस यानी क्षारीय यानी भस्म की प्रतिशत मात्रा, यही तो है, ठीक है ना। सपोज करो एक मृदा का सैंपल लिया
जिसमें टोटल धनायन थे 90। कुल कितने थे? 90। ठीक है। अच्छा, 90 में से 13 धनायन थे H प्लस और Al प्लस 3। क्लियर है? 90 में से 13 क्या हो गई? H प्लस और Al प्लस 3। तो 90 में से 13 ये थे, तो क्षारीय कौन सी होगी? यानी सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये कौन से हो गए? 90 में से 13 घटा दो, कितने बचेंगे? 77। अब देखो, जोड़ लो 80 और 10, ठीक है ना? देखो, कुल धनायन थे 90, अम्लीय धनायन थे 13 और क्षारीय धनायन थे 77। तो इस चीज का तो हमें कोई रोल लेना ही नहीं है। हमें ये दो डाटा मिलेंगे कि कुल धनायन 90 है, कुल धनायन 90 है, तो आपका CEC क्या हो गया? 90। और क्षारीय धनायन कितने? 77। तो भस्म विनिमय कितना हो गया? 77। तो आप निकालते हो ना प्रतिशतता, तो कैसे निकालोगे? ये तो जैसे सूत्र होता है कि यदि कुल 90 है तो उसमें से भाषमिक है 77, एक होगा तो 77/90, और 100 होंगे तो क्या होगा? 77/90 × 100। यही प्रतिशतता का सूत्र होता है कि नहीं होता? यही होता है ना। अब देखो जी, अपने सूत्र की तरफ चलते हैं। ये है CEC, इसे अपन ने T से दर्शाया है। ये है भस्म विनिमय, इसे S से दर्शाया है। और अपना सूत्र क्या कहता है? V = S/T × 100। तो V का सूत्र लिखो, V = S। S कितना है यहाँ पे? 77। T कितना है? 90 × 100। बताइए जी, जो प्रतिशतता का सूत्र आता है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसी तरीके को समझाया गया है। बार बार जैसे तरीका नहीं बताते कि हमने ये किया वो किया, सीधा फॉर्मूला लिख दिया। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है? प्रतिशत बेस संतृप्ति या प्रतिशतता बेस संतृप्ति वास्तव में क्या है? प्रतिशतता बेस संतृप्ति वास्तव में उस धनायनों की प्रतिशत मात्रा है, उन धनायनों की प्रतिशत मात्रा है जो क्षारीय प्रकार के हैं। जो कैसे हैं? क्षारीय प्रकार के हैं, जो बेसिक प्रकार के हैं, जो बेसीय प्रकार के हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो मैं आगे आपको लिखा देता हूँ। दोबारा सुन लो आज का टॉपिक, दोबारा सुन लो बेटा, इस चीज को एक बार रिपीट करके देखना, ठीक है? समझ में आ जाएगा। अब देखो जी, आज का टॉपिक क्या है? प्रतिशत बेस संतृप्ति। बहुत सी चीजें मैं आपको ऐसे लिखाऊंगा जो आपने अभी तक पढ़ी नहीं है, लेकिन उन सबका मतलब समझ चुके हो। तो आज का टॉपिक है प्रतिशत बेस संतृप्ति। प्रतिशत बेस संतृप्ति का मतलब वास्तव में क्या होता है कि किसी मृदा संकीर्ण में या किसी मृदा कोलोइड में जो कुल धनायन है, उन धनायनों में से बेसिक प्रकृति के या क्षारीय प्रकृति के जो धनायन है ना, उनकी प्रतिशत मात्रा, ठीक है ना? अब ये एक आसान परिभाषा थी, आप लिख रहे हो। मैंने तो पीछे आपको परिभाषा लिखेंगे ना, उनके बाद अथवा लगा के लिखो, अथवा। अथवा देखिए, किसी मृदा संकीर्ण की, ये याद रखने वाली परिभाषा है जो पूरी चीज को समझा सकती है। किसी मृदा संकीर्ण की वास्तविक प्रतिशत बेस संतृप्ति, किसी मृदा संकीर्ण की वास्तविक प्रतिशत बेस संतृप्ति उस मृदा में उपस्थित कुल धनायनों में क्षारीय प्रकृति वाले धनायनों की प्रतिशत मात्रा की है। बस यही है प्रतिशत बेस संतृप्ति, जिसको बुक ने बहुत ही टिपिकल लैंग्वेज में लिख रखा है। तो किसी मृदा संकीर्ण की वास्तविक प्रतिशत बेस संतृप्ति, किसी मृदा संकीर्ण की वास्तविक प्रतिशत बेस संतृप्ति उस मृदा में उपस्थित कुल धनायनों, उस मृदा में उपस्थित कुल धनायनों में क्षारीय प्रकृति वाले
धनायनों की प्रतिशत मात्रा ही है। कुल धनायनों में क्षारीय प्रकृति वाले धनायनों की प्रतिशत मात्रा ही है। ठीक है ना। जैसे इसका समझे, जैसे यदि कुल धनायन बराबर 50, कुल धनायन कितने हैं 50, क्षारीय प्रकृति वाले धनायन बराबर है 30, क्या है 30, तो प्रतिशतता बेस संतृप्ति अब आप खुद निकाल लो। कुल धनायन 50 है और उसमें से क्षारीय प्रकृति वाले कितने हैं 30 है, तो प्रतिशतता निकालेंगे तो 50 में से 30 है तो 100 में से क्या होगा 60 होगा, तो प्रतिशतता क्या आ गई 60%, क्या आ गई 60%। अब इसको सूत्र से निकालोगे तो सूत्र से निकालोगे तो देख लो क्या है, कुल धनायन 50 यानी ये होगी CEC और क्षारीय प्रकृति वाले धनायन 30 ये होगी विनिमयशील भस्म। विनिमयशील क्या हो गए भस्म। अब आपको पता है CEC जो है ना इसको अपन दर्शाते हैं T से और विनिमयशील भस्म दर्शाते हैं S से, तो सूत्र क्या होगा V = S/T × 100, सूत्र से निकाल रहे हैं। अब आपको पता है S का मान कितना है, S का मान कितना है 30 × 50 × 100 काट दो 60% आ गया नहीं आ गया, यही चीज है। अब तुम कैसे लिखना चाहो, समझने वाली बात सीधी सी इतनी है, ये मतलब किसी मर्दा में कुल धनायन कितने हैं और उन धनायनों में से विनिमयशील भस्म कितने हैं, उन विनिमयशील भस्म की प्रतिशत मात्रा ही क्या कहलाती है प्रतिशत बेस संतृप्ति। अब आप कैसे लिखो, आपके सामने मैंने लिख के दिखा रखा है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, किसी मर्दा संकीर्ण की वास्तविक प्रतिशत बेस संतृप्ति उस मर्दा में उपस्थित कुल धनायनों में क्षारीय प्रकृति वाले धनायनों की प्रतिशत मात्रा ही है। क्लियर है बेटा। तो ये होगी आज की क्लास। आज की क्लास में मैंने कुछ ज़्यादा लिखाया नहीं है, सिर्फ समझने वाला काम है। और मैं चाहता हूँ कि आज की क्लास आप 2 बार ज़रूर देखना, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें आई है जो थोड़ा सा 2 बार देखोगे तभी समझ में आएगी, ठीक है ना। रफ कॉपी के अंदर तुम्हें फेयर कॉपी में इतना ही काम करना है जितना अब बोर्ड पे लिखा हुआ है और सबसे पहले मैंने जो लिखाया था। बाकी रफ कॉपी के अंदर बीच में जितना भी मैंने लिखाया था ना उसको एक बार देख के लिख के ज़रूर देखोगे, ताकि क्या हो जाए वो चीज़ें समझ में आ जाए, वो समझाने के लिए, ठीक है ना। एक बार और देख लो कि प्रतिशत बेस संतृप्ति आपकी मर्दा में कुल धनायन कितने हैं और उनमें से क्षारीय धनायन कितने हैं, उन क्षारीय धनायनों की प्रतिशत मात्रा क्या कहलाती है प्रतिशत बेस संतृप्ति। हमारे पास कुल धनायन 50 थे और उसमें से क्षारीय प्रकृति के धनायन क्या थे 30, तो प्रतिशत बेस संतृप्ति 60 होगी कि नहीं होगी। अब कुल धनायनों में कौन से आ सकते हैं, कुल धनायनों में आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, H+ और Al+। क्लियर। और क्षारीय प्रकृति में इन 2 को छोड़ देना ये दोनों अम्लीय है, बाकी सब क्षारीय में आ गए। तो क्षारीय में क्या आ गया कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम। क्लियर है। ये 2 अम्लीय होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं क्षारीय। ठीक है बेटा। अब देखो जी कल की क्लास में क्या करूंगा, कल की क्लास में ये बताएंगे कि ये तो क्षारीय होते हैं, ये धनायन है, फिर ये अम्लीय कैसे होते हैं। H+ का तो समझ में आता है कि H+ जहाँ भी जाएगा वहाँ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी, तो अम्लीय प्रकृति बढ़ जाएगी। लेकिन एल्यूमिनियम अम्लीय प्रकृति कैसे बढ़ाता है, ठीक है ना। तो कल की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही।